नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अंकिता और खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। जापानी विदेश मंत्री ने पीएम मोदी से की मुलाकात। तोशिमित्सु मोतेगी ने दिल्ली मेट्रो में की सवारी। 3 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन दिया बड़ा संदेश। भारत जापान में बढ़ेगा आर्थिक सहयोग। ये बड़ी खबर आपको बता दें, भारत और जापान ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई रणनीतिक ऊंचाई देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जापानी विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी की 3 दिवसीय भारत यात्रा के आखिरी दिन दिल्ली मेट्रो में उन्होंने सवारी की, जिसका सीधा संदेश भारत जापान के बीच बढ़ रहे आर्थिक सहयोग पर भरोसा जताना था। अपनी यात्रा के दौरान दोनों देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे भविष्य के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। शनिवार को संपन्न हुई इस यात्रा के दौरान मोतेगी ने न केवल उच्च स्तरीय कूटनीतिक बैठक की, बल्कि भारत जापान आर्थिक सहयोग के प्रतीक दिल्ली मेट्रो की सवारी भी की। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने एक नया एआई डायलॉग शुरू किया है और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों पर सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स पर एक संयुक्त कार्य समूह गठित करने का निर्णय भी लिया। वहीं खुफिया एजेंसियों ने गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में आतंकी हमले की आशंका को लेकर अलर्ट जारी किया है। आईबी के सूत्रों के अनुसार प्रतिबंधित खालिस्तान समर्थक संगठन और बांग्लादेश के आतंकी संगठन 26 जनवरी से पहले नई दिल्ली समेत देश के कई अन्य शहरों को निशाना बनाने की नापाक कोशिश कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पंजाब के कुछ गैंगस्टर विदेश से संचालित खालिस्तान समर्थक और कट्टरपंथी हैंडलर्स के लिए काम कर रहे हैं और ये हैंडलर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने और देश की आंतरिक सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए आपराधिक नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये गैंगस्टर हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सक्रिय हैं और धीरे धीरे खालिस्तानी आतंकी संगठनों से संपर्क बढ़ा रहे हैं। इनका मकसद आतंकी हमलों को रोकने की तैयारियों की जांच और संबंधित एजेंसियों के द्वारा आम लोगों को सतर्क करना है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, एलन मस्क का ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट पर आरोप। ओपन एआई पर लगाया धोखाधड़ी करने का आरोप। मस्क ने की $134 अरब हर्जाने की मांग। कोर्ट में दाखिल याचिका में दिया जुर्माने का ब्यौरा। ये बड़ी खबर आपको बताते हैं, टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क ने ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ अपनी कानूनी लड़ाई तेज कर दी है। ब्लूमबर्ग के अनुसार मस्क ने इन कंपनियों से $79 अरब लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए के जुर्माना लगाया है। ये राशि $134 अरब लगभग 11 लाख करोड़ रुपए हो सकती है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में किसानों और महिलाओं को बड़ी सौगात। सीएम सैनी ने खाते में डाले 858 करोड़ रुपए। किसानों के खाते में 659 करोड़ रुपए डाले। लाडो लक्ष्मी योजना की तीसरी किस्त भी की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों और महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई योजनाओं के हजारों लाभार्थियों को कुल 858 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इसमें से किसानों के खाते में 659 करोड़ रुपए डाले गए। इस दौरान लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों को तीसरी किस्त जारी की गई। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र लड़कियों और महिलाओं को 3 किश्तों में अब तक कुल 441 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। बीते साल 31 दिसंबर तक 9,98,000 महिलाओं ने ऐप के माध्यम से आवेदन किया, जिनमें से 8,63,000 की पात्रता साबित हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रत्येक पात्र महिला को प्रति माह 2100 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
कोलकाता में ट्रैफिक सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान एसीपी संतोष पांडे ने बताया कि सेफ ड्राइव सेफ लाइफ हाफ मैराथन को इसमें शामिल किया गया है। दौड़ विभिन्न दूरी में आयोजित की गई और इसमें लोगों की भागीदारी अच्छी देखी गई। एसीपी का कहना है कि सड़क सुरक्षा सभी की जिम्मेदारी है और इसे केवल पुलिस प्रशासन ही सुनिश्चित कर सकती है। कलकत्ता पुलिस जो सेफ ड्राइव सेफ लाइफ हाफ मैराथन है, ये कलकत्ता पुलिस की तरफ से एक ट्रैफिक सुरक्षा सप्ताह, ट्रैफिक सेफ्टी वीक जो हम लोग मनाते हैं, उसकी शुरुआत होती है। तो प्रथम ये रेस से होती है। इसमें 3 कैटेगरी के 3 डिस्टेंस वाइज है। एक 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इसमें प्रत्येक बार जो नहीं होता है, जो इस बार ऐड हुआ है, वो है एक वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक फेडरेशन के पार्टिसिपेट करने के लिए जो क्वालिफाइंग रेस है। मास्टर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से इसको रिकॉग्नाइज किया गया है क्वालिफाइंग रेस। तो ये भी इस तरह है। अभी हम लोग 21 किलोमीटर का रेस स्टार्ट हो चुका है। 10 किलोमीटर के जो प्रतियोगी हैं वो वार्म अप होके आ रहे हैं, इसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और लास्ट में 5 किलोमीटर काफी अच्छा लोगों का पार्टिसिपेशन है। हर तरह के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मोतिहारी के कैथवलिया विराट रामायण मंदिर परिसर में विश्व के सबसे ऊंचे 33 फीट शिवलिंग की स्थापना हो चुकी है। ये शिवलिंग 10 वर्षों की मेहनत के बाद तैयार हुआ है और तमिलनाडु से लाया गया है। विधि विधान से शिवलिंग की प्रतिष्ठापन किया गया और ये धार्मिक और ऐतिहासिक क्षण मंदिर परिसर में देखने को मिला। पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी स्थित कैथवलिया विराट रामायण मंदिर परिसर में एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक क्षण देखने को मिला। यहाँ 10 वर्षों में बनकर तैयार हुए दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना होने जा रही है। बता दें कि ये शिवलिंग लगभग 33 फीट ऊंचा है और इसे तमिलनाडु से मोतिहारी लाया गया है। फिलहाल पूजा की विधियां चल रही है, जिसके बाद शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। जो रूप आप देख रहे हैं शिवलिंग के, इस रूप में आने के लिए इसके 10 साल लगे और पिछले 2.5 से 3 साल तक इसकी कार्विंग हुई है। कुल मिला के ये अपने आप में एक विश्व कीर्तिमान है। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है और सबसे बड़ा सहस्त्र शिवलिंग है। इस शिवलिंग की खासियत ये है कि शिवलिंग इसमें 1008 शिवलिंग है। 210 टन यानी कि 2,10,000 किलो का ये शिवलिंग है और इसकी जो निचले भाग की गोलाई है वो 33 फीट है और जो कुल ऊंचाई है वो भी 33 फुट 3 इंच है। सर, इसको लाने में कितने दिन लगे और क्या कुछ समस्याएं आए और अब इसका क्या आगे की प्रक्रिया रहेगी, कैसे इसको लाने में इसे तकरीबन 1.25 महीने का समय लगा और भगवान के किसी भी कार्य में अगर विघ्न आता है तो भगवान का कार्य है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो सब ठीक हो जाता है। हाँ, सुकमा जिले के दूर दराज वन क्षेत्रों में शिक्षा की रोशनी पहुंचने लगी है। अब नक्सल प्रभाव वाले इलाके में स्कूल खुल चुके हैं, जहां बच्चे उत्साह से पढ़ाई कर रहे हैं। नक्सल उन्मूलन की सफलता के बीच स्थानीय लोग अब बेहतर स्कूल भवन, सड़क, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग कर रहे हैं और सरकार के प्रयासों की सराहना कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के घने जंगलों में चिंताबागु नदी का उफनता पानी घुटनों तक भरा हुआ। जंगली जानवरों से घिरा क्षेत्र, जहां कभी नक्सली अपनी समांतर सरकार चलाया करते थे, लेकिन एएनआई की टीम के जैसे ही कदम इस गांव में पड़े, वहां लोगों का मन खुशी से प्रफुल्लित हो गया। यहां सरकार द्वारा चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन की सफलता देखने को मिली है। सीना बोर्ड के क्षेत्र में एक साधारण सी झोपड़ी में नया स्कूल चलाया जा रहा है। नन्हे बच्चे आंखों में चमक लिए किताबों के पन्ने पलट रहे थे। बच्चे सुर में सुर मिलाकर शिक्षक के साथ पढ़ाई कर शिक्षा की रोशनी अपने गांव तक फैला रहे हैं। प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी महोदय संगठन द्वारा एक साजिश के तहत पूर्व में बस्तर संभाग के अंतर्गत सैकड़ों की संख्या में स्कूल आश्रम को ध्वस्त की गई थे, जहां पर महोदय द्वारा इस प्रकार का नकारात्मक गतिविधि किया। उन क्षेत्र में भी नवीन सुरक्षा कैंप स्थापना होने के पश्चात स्कूल निर्माण कार्य, आंगनवाड़ी, अन्य जितना भी मूलभूत सुविधा से क्षेत्र के जनता को लाभान्वित की जा रही है। जहां पर पूर्व में आईडी ब्लास्ट और गोलीबारी के जो आवाज सुनाई देते, वर्तमान में उधर स्कूल की घंटी का आवाज सुनाई दे रहा है। इस टाइप की एक सकारात्मक परिस्थिति हमको देखने के लिए मिल रहा है और आने वाले समय में और अन्य जितना भी जो बेसिक कम्युनिटी है इन क्षेत्र में पूर्ति करने के लिए लगातार स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर शासन के दिशा निर्देश अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। और सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ बोल रहे हैं, आपको सुनवाते हैं।
मैंने जो प्रारंभ में कहा कि 25 करोड़ की आबादी अकेले उत्तर प्रदेश की, और पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के अंदर इस क्षेत्र में हुए व्यापक परिवर्तन के कारण आज लोगों के लिए स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना बहुत आसान हुआ है। याद करिए, प्रधानमंत्री आयुष्मान की सुविधा जब तक नहीं थी, तब तक अगर किसी परिवार में कोई बच्चा बीमार होता था या परिवार का कोई सदस्य बीमार होता था तो पूरा परिवार कांप उठता था। हम लोगों ने 2014 के पहले ऐसे परिवारों को देखा है कि परिवार में कोई बच्चा बीमार हुआ, पूरा परिवार उस बच्चे का उपचार करने के लिए आता था, पैसा समाप्त होता था, उसके बाद उस बच्चे को लेके जाते थे या उस बीमार व्यक्ति को वापस घर लेकर के चले जाते थे, क्योंकि तब न सरकार के स्तर पर कोई सहयोग होता था और न ही उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में स्वास्थ्य की सुविधा इतनी मजबूत ही थी। लेकिन पिछले 11 वर्ष के अंदर स्वास्थ्य की सुविधाओं में हुए व्यापक परिवर्तन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का और मजबूत होना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान के गोल्डन कार्ड की उपलब्धता, आज अकेले उत्तर प्रदेश में 5.5 करोड़ परिवार, 5.5 करोड़ गोल्डन कार्ड हम लोगों ने जारी किए हैं, जिन्हें हम आयुष्मान की सुविधा से 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। जिन लोगों ने आयुष्मान कार्ड की सुविधा का लाभ, अगर वह पात्रता की श्रेणी में आता है और उसे नहीं प्राप्त हुआ तो हमने उसे मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से कवर भी किया है। तमाम ऐसी श्रेणियां हैं जिन्हें हम लोगों ने अन्य सुविधाएं दी हैं, लेकिन हमारा जो स्वयं का सरकारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें हम इस सब के बावजूद भी फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। यानी 5.5 करोड़ हम लोगों ने गोल्डन कार्ड तो जारी किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 25 करोड़ की आबादी में बाकी के लिए सुविधा नहीं है। सभी लोगों के लिए मेडिकल कॉलेजेज हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, सीएससी हो, पीएससी हो, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो, इन सभी में स्वास्थ्य की सुविधा यहां पर फ्री में उपलब्ध करवाई जाती है। सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध करवाई जाती है। इसके परिणाम भी सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस हुए परिवर्तन का परिणाम है कि मातृ मृत्यु दर को नियंत्रित करने में, शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने में, संस्थागत प्रसव को नेशनल एवरेज के समकक्ष लाने में उत्तर प्रदेश ने सफलता प्राप्त की। कई जनपद उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जिन्होंने ट्यूबरक्लोसिस को पूरी तरह नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त कर ली है। उत्तर प्रदेश के अंदर वेक्टर बॉर्न डिजीज की एक लंबी श्रृंखला यहां देखने को मिलती थी। 15 जून के बाद जैसे ही मानसून आता था तो किसी क्षेत्र में इंसेफ्लाइटिस, कहीं डेंगू, कहीं मलेरिया, कहीं चिकनगुनिया, कहीं कालाजार, अलग अलग क्षेत्रों में ये सभी हमें देखने को मिलते थे। लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इंसेफ्लाइटिस 40 वर्ष में 50,000 बच्चों की मौत उत्तर प्रदेश के अंदर होती है, और 2017 में हम लोगों ने एक साथ मिलकर के इसके खिलाफ अभियान चलाया। अगले 2 वर्ष में इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह समाप्त। आज 0 डेथ है, 0 डेथ यूपी के अंदर। डेंगू हो, मलेरिया हो, कालाजार हो, चिकनगुनिया हो,
पूरी तरह नियंत्रित किया गया है। लेकिन अभी भी जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति को एक स्वस्थ जीवन प्राप्त हो, स्वस्थ दिनचर्या हो, उसके लिए इसके लिए अभी एक लंबी दूरी तय करनी है। और हम इस बात को महसूस करते हैं कि अब हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और भी इस ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को और सार्वभौम स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक नए कदम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसी दिशा से हम लोगों ने कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं, जिसमें यमुना अथॉरिटी में जो वहां पर बनने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ी है। प्रमोट फार्मा पार्क ललितपुर में हमारा विकसित हो रहा है। यूपी गवर्नमेंट की इस दिशा में अपनी एक नई प्रक्रिया हमारी प्रारंभ हुई है। उत्तर प्रदेश यानी हम लोग जब अपने यहां जनपदों में देखते हैं, दूर दराज के क्षेत्र में, अभी मैं देख रहा था यहां पे जो डिवाइस लगाई गई हैं, अलग अलग जो स्टार्टअप अलग अलग लोगों ने या हमारे यूथ ने विकसित किए हैं, स्क्रीनिंग की प्रक्रिया टेक्नोलॉजी का और उसका स्वयं का स्मार्टफोन या टूल के माध्यम से कैसे स्क्रीनिंग की इस प्रक्रिया के साथ जोड़ करके वह इस लक्ष्य को आसानी से अचीव करने में सहयोग कर सकता है। आज उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास बहुत महत्वपूर्ण होंगे और उस दिशा में मैं सबसे पहले आपको इस बारे में कह सकता हूं कि हम आज जब देखते हैं, मैं मानता हूं आज भी स्क्रीनिंग की प्रक्रिया हम अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से प्रारंभ कर सकते हैं। गांव में बैठा हुआ व्यक्ति, उसको बहुत दूर तक ना आना पड़े, बल्कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में स्क्रीनिंग की व्यवस्था हो जाए कि किस स्टेज में उसको जाना है। हमने इंसेफ्लाइटिस को नियंत्रित करने में सफलता इसलिए प्राप्त की, हमने कहा भाई ये इंसेफ्लाइटिस का ये पेशेंट है, इसको सबसे पहले समय पे इसको डिटेक्ट करो, समय पे उपचार हो जाए और लोकल सेंटर में उपचार हो। ऐसा नहीं कि उपचार करने के लिए 50 किलोमीटर दूर जा रहा है, अगर 1 किलोमीटर की दूरी पर उसका पीएचसी है या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है तो वहीं पे उसको उपचार की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सासाराम रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल ने वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान जनरल कोर्ट से 300 से अधिक जिंदा कछुए बरामद किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत 3,15,000 रुपए बताई जा रही है। आरपीएफ इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने टीम गठित कर तलाशी अभियान चलाया और मौके पर पहुंची वन विभाग टीम ने कछुओं को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया है। हम लोग को सूचना मिला था कि गाड़ी संख्या 12312 कालका मेल जो कालका से हावड़ा जाती है, उसके आगे का जनरल कोच में कुछ बोरों में जो है जिंदा कछुआ है जो अवैध तरीके से ले आया जा रहा है। तो जब सासाराम गाड़ी पहुंची तो हम लोग जो आगे का जनरल कोच को चेक किए तो उसमें हम लोग को 11 बोरे मिले जिसमें जिंदा कछुआ था। सभी बोरों को उतारा गया और यहाँ पर लाया गया, इसमें कृषि विभाग को सूचित किया गया और उनके द्वारा जो है सभी कछुओं को सुपुर्द किया गया। कुल कछुआ गया पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मामले में बड़ा खुलासा किया है। इस दौरान जांच में सामने आया कि डॉक्टर सत्येंद्र कुमार ही मास्टरमाइंड है। उन्होंने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर अपनी पत्नी के मोबाइल पर रंगदारी मंगवाई और धमकी दी। पुलिस ने तीनों को मुंबई से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एसआईटी टीम बनाई गई थी। एसआईटी टीम ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो कि मुंबई में था, मुंबई पुलिस की सहायता के साथ में, और जिस मोबाइल से फ़ोन किया गया था वो मोबाइल भी रिकवर किया गया है। बयान के आधार पे हम लोगों ने जो डॉक्टर है जिनसे कथित तौर पे पैसा रंगदारी मांगी गई थी उनकी भी गिरफ्तारी हुई है, और उसके अलावा एक और व्यक्ति जो फ़ोन करने वाले का भाई है, ये हेल्पर है, उसकी भी गिरफ्तारी हुई। 3 लोगों की टोटल गिरफ्तारी हुई है। इसमें यही है कि जो डॉक्टर है उन्हीं के द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया था। अपनी पत्नी से उनका विवाद है कुछ, और
उसी को लेकर के षड्यंत्र रचा गया था और इसमें किसी तरीके से मतलब कोई भी रंगदारी इनसे नहीं मांग की गई थी। इनके द्वारा माघ मेला के सबसे अहम स्नान पर्व मौनी अमावस्या को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कई करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद भी यहां पर जताई जा रही है। इसे लेकर प्रयागराज के डीएम ने श्रद्धालुओं के लिए किए गए तमाम इंतजामों की जानकारी दी। हमारे लिए सबसे प्रमुख स्नान में से एक है और इसके लिए बृहद तैयारी हम लोगों ने जो करी थी, अभी लगभग पिछले 6 घंटे से उन्हीं तैयारियों के अनुरूप स्नान सुचारू रूप से चल रहा है। हमारे हर घाट, बहुत सारे घाट जो डेवलप हुए, लगभग 12,500 फीट का घाट हम लोगों ने डेवलप किया है। हर घाट पे स्नान चल रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगभग रात के 12 बजे से ही स्नान कर रहे हैं। 6 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन श्रद्धालुओं का आने का क्रम लगातार बना हुआ है। अच्छी बात यह है कि जो श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं वो लोग वापस भी जाना शुरू कर दिए हैं और हमारा जो निकासी है वो भी प्रॉपर तरीके से चल रहा है। पार्किंग से जो गाड़ियां हैं उनके आने का और जाने का क्रम भी हमारे एज पर प्लानिंग चल रहा है। श्रद्धालुओं को अभी तक कोई भी किसी भी तरह की कठिनाई नहीं हो रही है। घाटों पर साफ सफाई के साथ साथ उनके चेंजिंग रूम की व्यवस्था, बहुत सारे वॉलंटियर्स लगे हैं जो लोगों को, श्रद्धालुओं को असिस्ट कर रहे हैं। हमारे आरएएफ की फोर्स लगी है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जल पुलिस भी लगी है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई कठिनाई न हो। वाराणसी में मौनी अमावस्या के अवसर पर गंगा नदी में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। ठंड और कोहरे के बीच भी लोगों की आस्था का ज्वार थम नहीं रहा। घाटों पर हर हर गंगे के जयघोष गूंज रहे हैं, तो वहीं प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं का पूरा इंतजाम किया है ताकि श्रद्धालु सुरक्षित रूप से स्नान कर सकें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।